तो प्रभात सभी को। आज हम पाठ राख की रस्सी के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। का वाले प्रश्न में दे रखा है, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। बच्चों, इसका उत्तर है कि कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख न बना दे, कहीं उसका अत्यधिक भोलापन उसके जीवन रूपी नाव को डुबो न दे, वह अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा, कहीं कोई लड़की उससे शादी करने को तैयार न हो, आदि आदि तमाम प्रश्नों से वो परेशान रहते थे। दूसरा प्रश्न है बच्चों खा वाला, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। मैं रोज़ उसको अपने पास बैठाकर दुनियादारी समझाती, उसे पढ़ाती लिखाती, उससे सवाल जवाब करती, उसकी परीक्षा लेती। बच्चे आगे प्रश्न दे रखा है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। का मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। उत्तर दे रखा है बच्चे, मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वह दुनियादारी समझे और व्यवहारिक बने। खा वाले प्रश्न में दे रखा है, उसने अपने बेटे को भीड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। शहर के लोग ज़्यादा होशियार और सूझबूझ वाले होते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहकर भोला भाला व्यक्ति भी होशियार और सूझबूझ वाला बन जाता है। इसी कारण उसने अपने बेटे को भीड़ों के साथ शहर में ही भेजा। गा वाले प्रश्न में दे रखा है बच्चों, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे। घर में पता करो, आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो कि किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं। क्यों एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। तो बच्चों, यह प्रश्न आप अपने घरों में अपने बड़ों से पूछकर या अपने अड़ोसी पड़ोसियों की जानकारी रख कर के कर सकते हो। ठीक है, इसे अपनी समझदारी के माध्यम से आप स्वयं हल करेंगे। ठीक है, और कुछ भी समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। जो एक तरह का अनाज है बच्चे, प्रश्न नंबर 2 में क्या दे रखा है, जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है, सूखा भून कर भी खाया जाता है। अपने घरों और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। कुछ उत्तर मैंने दे रखे हैं बच्चे, इसमें अनाजों के नाम हैं। आप भी अपने हिसाब से अनाजों के नाम इसमें लिख सकते हैं, जैसे गेहूँ, मक्का, बाजरा, जौ, धान, ज्वार, और भी आप जितने नाम जानते हैं वो इसमें लिखें। ठीक है, गेहूँ और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। नीचे दिए गए, अच्छा बच्चों, हमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा किस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। किसी का नाम जो होता है वो बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करना है आपको, जैसे लेह, तामा, धातु, खिचड़ी, शेरवानी, शहर, भोजन, वेशभूषा। आपको बताना है इनमें से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। और ऊपर लिखी हुई हर जाति की संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञा भी आपको लिखनी है। हवाले में दे रखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी है इसमें, लेह, शेरवानी, तामा, खिचड़ी। जिस किसी भी चीज़ का जो नाम होता है बच्चों वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक संज्ञा में क्या दे रखा है, धातु, भोजन, शहर, वेशभूषा, ये सब जातिवाचक संज्ञा हैं। हवाले का उत्तर देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी, जैसे शहर। शहर कैसा संज्ञा है बच्चे, एक जातिवाचक संज्ञा है और इसके लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या लिखेंगे, जैसे कोलकाता विशेष शहर का नाम हो गया कोलकाता, पटना, चेन्नई, ऐसे ही होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और वेशभूषा में क्या है, जैसे कमीज है, टाई है, सलवार है, तो ये क्या हो गई, इसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे धातु का होता है लोहा, सोना, चांदी, ये इसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। भोजन का होता है चावल, दाल, रोटी। ठीक है, आगे दे रखा है कि एक लड़की का, प्रश्न में क्या दे रखा है, एक लड़की का तो सभी लोहा मान गए थे ना, सचमुच नहले पे दहला, तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की ज़रूरत हो, उसे एक कागज़ में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए
कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा, अर्थात सबसे होशियार बालक वो कहलाएगा। ठीक है, इसे बच्चे आप कक्षा में स्वयं करके देख सकते हो कि कौन एक ही तरह की समस्या के ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर दे सकता है। मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। उत्तर, मंत्री को यह बात जरूर पसंद आई होगी, लेकिन इसमें उसके बेटे का कोई योगदान नहीं था, इसलिए उसने खुशी जाहिर नहीं की और दोबारा उन्हीं भेड़ों के साथ उसे शहर भेज दिया ताकि उसे अपनी होशियारी दिखाने का एक और अवसर मिले। ठीक है बच्चों, पहली बार मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार भेड़ों के सींग बेच दिए। यहाँ पर सींग और जौ इन दो शब्दों के अर्थ दे रखे हैं। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा और उनकी कल्पना से बताओ। सींग और जौ, जैसे किसी बच्चे एक बार उसने सींग बेच दिए और एक बार उसने जौ बेचे, जौ उसने खरीद लिए, तो ये बताना है कि उसने उनका यूज क्या किया होगा। भेड़ों के जैसे बालों का यूज क्या किया होगा उन लोगों ने, सींगों का यूज क्या किया होगा। भेड़ों के बालों से उन्होंने ऊन बनाई होगी। जो भेड़ों के बाल थे बच्चों, उनसे क्या बनाई होगी? ऊन बनाई होगी, क्योंकि उसने एक बार क्या बेचा था? एक बार उसने ऊन अपने भेड़ों के बाल बेचे थे, दूसरी बार में क्या बेचा था? सींग बेचे थे। तो पहली बार में जो भेड़ों के बाल थे उन्होंने ऊन बनाई होगी और उन ऊन से गर्म कपड़े जैसे शाल, भेड़ों के सींगों से उन्होंने सजावट की चीज़ें बनाई होंगी। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बनाया होगा। नीचे की कहानी के कुछ वाक्य दिए गए हैं और इन बातों को तुम किस तरह से कह सकती हो। चैन से जिंदगी चल रही थी, इसका क्या अर्थ है? शांतिपूर्ण ढंग से जीवन कट रहा था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, इसका अर्थ है वो बिल्कुल होशियार नहीं था। मैं इसका हल निकाल देती हूँ, मैं इसका उपाय बताती हूँ, इसका अर्थ यह है उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, मतलब उनकी चालाकी काम नहीं आई, इसका अर्थ यह है। लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इस प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचकर कक्षा में चर्चा करो। बच्चों, होशियार शब्द का प्रयोग सकारात्मक अर्थ के अच्छे अर्थ में होता है, इसका मतलब है समझदार। लेकिन चालाक शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थ मतलब खराब या बुरे अर्थ में होता है, इसका मतलब है चतुर। भोला शब्द का अर्थ होता है बच्चों सीधा साधा। अगर कोई व्यक्ति भोला है, इसका मतलब यह नहीं कि वह मूर्ख है, यह जानकर और पढ़ा लिखा है वह, किंतु हृदय से सीधा है। बुद्धू शब्द का अर्थ है मूर्ख या बेवकूफ़। लड़की बच्चों बुद्धिमान थी। दूसरे वाले प्रश्न में दे रखा है कि लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान। लड़की बुद्धिमान थी, उसने अपनी बुद्धि से एक मंत्री को इतना प्रभावित किया कि उसने अपने बेटे से उसकी शादी कर दी। ठीक है बच्चों, नाम दो दो नाम दे रखे हैं। कहानी में लोनपोगार के बेटे और लड़की को कोई काम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में कच्छों के नामकरण के बारे में बताया गया है, यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो। नायमा, डाबा, मिगमार, लाखपा, नुखू, फूदोरजे, ये क्या हैं? कोई खाने की चीज़ या घूमने की जगहों के नाम? जी नहीं, ये हैं तिब्बती बच्चों के कुछ नाम। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नायमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को मानते हैं। इससे बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा यह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डाबा रखा जाता है। यह लड़का लड़की दोनों के नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा में डाबा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। यानी डाबा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं, खासकर दोलमा नाम बहुत मिलता है। यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। कुछ बच्चे तिब्बती नाम दिए हुए हैं, उनके आधार पर आपको बताना है कि उस बेटे और लड़की के नाम बताने हैं। ठीक है, बेटे का नाम क्या माना है इसने? मिगमार। और लड़की का नाम क्या है? डाबा। ठीक है बच्चों, और इनमें जो आपको अर्थ समझ में ना आए उसे पूछ लेना। ठीक है, धन्यवाद।